नमस्कार, आई वेलकम टू टैलेंट स्टडी लवर। मैं हूं मुन्ना कुमार। नाउ आज की जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सीरीज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसका एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो रिवीजन के लिए आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था? आपके ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1949। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा को 6 दिसंबर 1946 में स्थापित किया गया था। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के प्रावधान के तहत किया गया था। संविधान सभा की पहली आधिकारिक बैठक जो हुआ था वो आपको 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को इसकी पहली बैठक के दौरान अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी 9 दिसंबर को भारत के पहले अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा ने एच.सी. मुखर्जी को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। और लास्ट पॉइंट है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को यानी वंदे मातरम को अपनाया। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। स्वतंत्रता के बाद डैश यानी कि किन्हें भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे? यानी स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? आपके ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी चरण सिंह, ऑप्शन सी जगजीवन राम और ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। पहले उन्हें लोकप्रिय नाम लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्पण में बनाई गई है जो कि गुजरात में है। वह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। यानी पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 2014 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं मोरारजी देसाई से संबंधित है। वह भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे उम्रदराज यानी सबसे बुजुर्ग कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले। मोरारजी देसाई के बारे में और देखते हैं क्या है। वह ऐसा पद धारण करने वाले यानी प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी थे। यानी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। जगजीवन राम वह बाबूजी के नाम से लोकप्रिय थे। यानी बाबूजी किन्हें कहा जाता था? तो जगजीवन राम को। चौधरी चरण सिंह वह यानी उन्हें अक्सर भारत के किसानों के चैंपियन के रूप में जाना जाता है। यानी किसानों के चैंपियन के रूप में किन्हें जाना जाता है? यानी किस प्रधानमंत्री को जाना जाता है? तो चौधरी चरण सिंह को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 79, ऑप्शन बी 72,
ऑप्शन सी 76 और ऑप्शन डी है 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि टोटल 80 उत्तर प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। आगे है 80 लोकसभा क्षेत्र में से कुल 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में है 48, पश्चिम बंगाल में है 42, बिहार 40 यानी 40 और तमिलनाडु में 39 हैं। सिक्किम, पुदुचेरी, नागालैंड और मिजोरम में एक सीट है। लोकसभा के टोटल कितने सीट हैं? एक एक सीट है ये सभी स्टेट में, यानी सिक्किम, पुदुचेरी, नागालैंड और मिजोरम में एक एक सीट हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इनमें से 530 सीट है जो निर्वाचन क्षेत्र से 28 राज्यों में से आते हैं और 20 सीट जो है वो 8 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 2 जो है वो आपको मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सबसे अधिक है। लोकसभा में मनोनीत जो होते हैं वो 2 सदस्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा सीट जो कि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, पुदुचेरी सभी में एक सीट हैं, यानी कि ये सभी स्टेट में राज्यसभा में एक एक सीट है। यानी टोटल बोले तो टोटल कितने स्टेट हो जाएंगे आपके? ये टोटल 9 राज्य हैं जिसमें एक एक सीट ही है राज्यसभा की सीटें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शन ए हैं 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1953। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1951, यानी 1951 में भारत का पहला संविधान संशोधन किया गया था। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। इसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए संशोधन किया गया था। शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए 10% कोटा प्रदान किया गया था। अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किया गया था। यानी कि जब प्रथम संशोधन हुआ था तो ये सभी अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, वो भी भारत के प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 31A और 31B को भी जोड़ा गया था भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 में। तो ये था क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट तथ्य। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? आपके ऑप्शन ए हैं 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी है 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 22। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। वर्तमान में 22 भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। वो कौन कौन है देख लेते हैं। जैसे है असमिया, बोडो, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली, उड़िया, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, बंगाली, डोगरी, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, संथाली, तमिल और उर्दू। ये सभी 22 भाषाएं संबंधित हैं। तो इसको आप 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे लगभग। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? आपके ऑप्शन ए है हल्दी घाटी, ऑप्शन बी कलिंजर, ऑप्शन सी चौसा, ऑप्शन डी पानीपत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हल्दी घाटी में हराया गया था बाबर के द्वारा। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी, जो कि 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। हल्दी घाटी की युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था।
हल्दी घाटी, पानीपत के ऑप्शन होना चाहिए इसमें। सॉरी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होंगे, पानीपत, पानीपत होगा, पानीपत, मिस्टेक से टाइप हो गई ये। पानीपत की पहली लड़ाई जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जो लड़ी गई थी 21 अप्रैल 1526 को। हल्दी घाटी की युद्ध जो हुआ था वो 18 जून 1576 को हुआ था, ये हुआ था 1576 को। कलिंजर का युद्ध हुआ था 1531 ईस्वी को। चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पानीपत में। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए हैं औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां से संबंधित है आगरा की मोती मस्जिद। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। शाहजहां 5वां मुगल बादशाह था जिसने 1628 से 1658 ईस्वी तक राजवंश पर शासन किया था। आगे है शाहजहां के बारे में देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल में निर्मित ऐतिहासिक संरचनाएं जो थी वो थे ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद और लाहौर में शालीमार गार्डन। ये सभी शाहजहां के शासनकाल में निर्माण किए गए थे। आगे देखते हैं अकबर के शासनकाल के दौरान निर्मित ऐतिहासिक संरचनाएं जो थे वो था आगरा का किला जो कि आगरा में स्थित है, लाहौर का किला, फतेहपुर सिकरी, इलाहाबाद का किला और बुलंद दरवाज़ा। ये सभी अकबर के काल में निर्माण किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आगे क्वेश्चन है डैश को फारसी में रज्मनामा के रूप में अनुवादित किया गया था। आपके ऑप्शन ए हैं अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी महाभारत और ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, महाभारत। महाभारत को रज्मनामा के रूप में अनुवादित किया गया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। इसे आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी रामायण को आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्री जो कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से निपटने वाली पुस्तक है, इसे चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी चाणक्य को ही विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ऋग्वेद 1700 ईसा पूर्व रचित दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है जो कि ऋग्वेद है। इसमें सरस्वती नदी को देव नदी यानी पूजनीय नदी के रूप में देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? ऑप्शन ए है चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पल्लव और ऑप्शन डी है पाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी पाल वंश। पाल वंश जो है वो दक्षिण भारत में इसकी राजधानी नहीं थी। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। पाल राजवंश की उत्पत्ति बंगाल क्षेत्र में हुई थी, इसलिए ये दक्षिण भारत की नहीं थी। उरियर तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली का एक क्षेत्र है। यह शुरुआती चोलों की राजधानी थी, यानी चोलों की शुरुआती राजधानी कहाँ थी? उरियर में थी। चेर जो कि तमिल मूल का एक प्राचीन द्रविड़ राजवंश था। जो चेर थे वो तमिल मूल का एक प्राचीन द्रविड़ राजवंश था। चेर राजधानी का स्थान आमतौर पर आधुनिक रूप से करूर में माना जाता है, यानी चेर की जो राजधानी थी वो करूर में थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों की जो राजधानी थी कहाँ थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम जिसे कांची के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु राज्य का एक प्राचीन शहर है। तो ये था क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पहला प्रतिरूपित किया गया पशु डॉली एक डैश था, यानी क्या था? आपके ऑप्शन ए हैं डाय, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी भेड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, जो कि भेड़ था एक, यानी पहला प्रतिरूपित किया गया पशु डॉली जो था वो क्या था? एक भेड़ था। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट।
एक घरेलू भेड़ का नाम था डॉली। जो डॉली था वो क्या था, एक घरेलू भेड़ का नाम था। डॉली के क्लोनिंग के लिए दाता के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली कोशिका को एक स्तन ग्रंथि से लिया गया था और एक स्वस्थ प्रतिरूप निर्माण किया गया। इस प्रकार यह पुष्ट हुआ कि शरीर के एक विशिष्ट हिस्से से ली गई कोशिका एक पूरे शरीर को फिर से बना सकती है। यह था डॉली से रिलेटेड कुछ पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी विटामिन सी पाया जाता है नींबू में। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। नींबू में विटामिन सी, साइट्रिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, कैल्शियम, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और फाइबर होते हैं, यानी नींबू में ये सब पाए जाते हैं। विटामिन ए जो कि डेयरी उत्पाद यानी दूध, मछली जिसमें विशेष रूप से यकृत से प्राप्त होता है। विटामिन के जो कि हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, जैसे गोभी और पालक में विटामिन के पाए जाते हैं। वसा युक्त मछली जिसमें विटामिन डी पाया जाता है, जैसे ट्यूना मछली है, मैकेरल है, ये सब जो वसा युक्त विटामिन है वसा युक्त मछली है, इसमें विटामिन डी पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आगे क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? आपके ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी अवशेष और ऑप्शन डी है पक्षी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। मत्स्य विज्ञान जिसमें मछली का अध्ययन किया जाता है। मुद्रा शास्त्र या न्यूमिटजमाटिक्स यह बैंक नोट्स या सिक्कों और पदकों का अध्ययन को कहते हैं। मुद्रा शास्त्र या न्यूमिज्माटिक्स यह बैंक नोट्स या सिक्कों और पदकों का अध्ययन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊँटों के कुबड़ कौन से संयोजी ऊतक का बना होता है? आपका ऑप्शन ए है सघन नियमित ऊतक, ऑप्शन बी है बसीय ऊतक, ऑप्शन सी अवकाशीय ऊतक और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बसीय ऊतक से बने होते हैं। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऊँटों के कुबड़ बसीय संयोजी ऊतक से बना होता है। ऊँटों के कुबड़ में चर्बी होते हैं, क्या होते हैं? तो चर्बी होते हैं। तत्काल उपयोग नहीं किए जाने वाले अतिरिक्त पोषक तत्वों को वसा में परिवर्तित कर दिया जाता है और बसीय ऊतक में संग्रहित किया जाता है, यानी वसा के रूप में संग्रहित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। खमीर और मशरूम जीवों के किस वर्ग के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी मोनेरा, ऑप्शन सी प्लांटे और ऑप्शन डी है प्रोटिस्टा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कवक के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। कवक वर्ग में जीवों में मशरूम, खमीर, फफूंदी, जंग, कंदुक, कुकरमुत्ता, गुच्छी और फफूंदी आदि शामिल हैं। ये सभी जो कि कवक के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं, यानी कवक वर्ग में जाने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH फैक्टर का नाम डैश की प्रजातियों के नाम पर रखा गया है, यानी किन के नाम पर रखा गया है RH फैक्टर का नाम? ऑप्शन ए है चूहा, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी व्हेल और ऑप्शन डी है सांप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बंदर के नाम पर रखा गया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। RH फैक्टर एक प्रतिजन होता है, यानी ऐसा पदार्थ होता है जो वायरस, बैक्टीरिया और ट्रांसप्लांट अंगों जैसे बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी के रूप में उत्पादन को उत्तेजित करता है। RH फैक्टर को रीसस फैक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहली बार रीसस बंदर जो हैं उनके खून में पाया गया था, जो कि भारत के ऐसे छोटे बंदर जिनका अक्सर उपयोग में लाया जाता था, उनके खून में पाया गया था, इसीलिए इसे रीसस फैक्टर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 में कौन से धातु आयन मौजूद होते हैं?
ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कोबाल्ट और ऑप्शन डी है निकेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि कोबाल्ट। कोबाल्ट पाया जाता है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु होता है। कोबाल्ट के कारण इसे कोबालिन भी कहा जाता है। विटामिन बी12 सभी में सबसे बड़ा और जटिल विटामिन है। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जल मार्ग जो सबसे बड़ा है वो कौन है? तो ऑप्शन ए है NW1, ऑप्शन बी है NW2, ऑप्शन सी NW3 और ऑप्शन डी है NW4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए NW1 यानी नेशनल वाटरवे 1। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जिसे NW1 भी कहते हैं, यह हल्दिया से इलाहाबाद भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। NW1 जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। NW1 जो है वो 4 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए NW1 की लंबाई टोटल 1620 किलोमीटर होते हैं। NW2 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि धुबरी से सदिया को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है, जो कि असम में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपके ऑप्शन ए है NH48, NH47A, ऑप्शन बी है NH44, ऑप्शन सी है NH78 और ऑप्शन डी है NH7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी NH47A, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A जो कि 5.9 किलोमीटर था, जो कि कोच्चि शहर के कुंदनूर जंक्शन को विलिंगटन द्वीप में कोच्चि बंदरगाह को से जोड़ता था। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी NH है, जो कि सबसे लंबा है, जो कि 3745 किलोमीटर है। NH27 यानी NH27 दूसरा सबसे लंबा NH है और यह 3560 किलोमीटर लंबा है। महाराष्ट्र में कुल NH की लंबाई 15,436 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी भी स्टेट में। सबसे कम NH लंबाई वाला राज्य 262 किलोमीटर के साथ गोवा है, यानी सबसे कम लंबाई NH किस राज्य में है? तो गोवा में, और सबसे अधिक है तो महाराष्ट्र में है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में नमक का प्रमुख उत्पादक राज्य है? आपके ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी गुजरात। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। भारत में कुल नमक उत्पादन में गुजरात राज्य है उसका योगदान 76% है। गुजरात के बाद तमिलनाडु 12% और दूसरे राज्यों में दूसरे में आ जाएंगे आपको राजस्थान, जो कि 8% के साथ तीसरे नंबर पर है। यानी कि गुजरात के बाद तमिलनाडु दूसरा और तीसरा में राजस्थान 8% के साथ है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक राज्य है? आपका ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक जो है कॉफ़ी के उत्पादक राज्य में प्रमुख राज्य है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, जो कि 71% इसकी हिस्सेदारी रखता है। कर्नाटक के चिकमंगलूर में कोडागु और हासन जिले राज्य के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं कॉफ़ी के, यानी कि 3 जिले में होता है, चिकमंगलूर, कोडागु और हासन। अरेबिका और रोबस्टा नामक जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी बीन्स केरल के मालाबार क्षेत्र में उगाई जाती है। अरेबिका और रोबस्टा कॉफ़ी बीन्स केरल के मालाबार क्षेत्र में उगाई जाती है।
यानी ये दोनों भी कॉफ़ी का एक किस्म है जो कि केरल में उगाई जाती है, मालाबार क्षेत्र में। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय क्षेत्र जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है तांबा खनन, ऑप्शन बी सोने की खनन, ऑप्शन सी अभ्रक की खनन और ऑप्शन डी है लौह अयस्क का खनन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, तांबे की खनन के लिए क्षेत्रीय प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। राजस्थान का क्षेत्रीय क्षेत्र जो है वो तांबे की खनन के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रीय क्षेत्र जो है वो सिंधु घाटी सभ्यताओं के बाद से तांबे के लिए जाना जाता है। तांबा मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु है जिसे तांबा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन ए है लंदन यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी लंदन में स्थित है यूनाइटेड किंगडम के। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, जो मानव अधिकारों पर केंद्रित है। इसकी स्थापना पीटर बेंसन के द्वारा किया गया था, जो कि जुलाई 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में महासचिव जो हैं डॉक्टर एग्रेस कैलामार्ड हैं। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। IATA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन ए है मॉन्ट्रियल, ऑप्शन बी हवाना और ऑप्शन डी हवाई, ऑप्शन सी हवाई और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मॉन्ट्रियल में स्थित है। IATA का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में स्थित है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। IATA जिसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। IATA जो है वो वैश्विक एयरलाइंस के लिए ट्रेड एसोसिएशन है, जो कि वैश्विक एयरलाइंस का है। हवाना क्या है? तो क्यूबा की राजधानी हवाना स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 31 मार्च 2016, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 2016 और ऑप्शन डी है 31 मार्च 2015। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था नीति आयोग को। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। नीति आयोग जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार की एक नीति थिंक टैंक है जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। BBR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किसके पास स्थित है? आपके ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, हैदराबाद के पास में स्थित है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। अकादमी का नाम 15 सितंबर 1948 को माउंट आबू राजस्थान में सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में की गई थी। आगे है भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में प्रशिक्षित किया जाता है, यानी IFS को जो प्रशिक्षित किया जाता है IFS है, इनको जो प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग सेंटर जो वो देहरादून में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के नाम से जाना जाता है। तो ये था क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल से फिर नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।